हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, सेमेस्टर 3 कंप्लीट होने वाला है। लास्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है यूनिट 6 एग्रीकल्चर। ओरिएंटल बुक देखिए, हम मेरे पास जो दूसरा बुक है मुझसे भी करवाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत कोई बोले सर, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग ओरिएंटल का बुक फॉलो कर रहे हैं स्कूल में, तो हमको बोला गया सर ओरिएंटल से करवाइए, तो हम आपको ओरिएंटल से ही कराएंगे। इसलिए देखिए लास्ट चैप्टर भी हम ओरिएंटल से करवाए, और ऐसे भी 70-80% टॉपिक ओरिएंटल से ही है। और देखिए हमको बहुत कोई मैसेज कर रहा है सर मेरा बुक में तो 10 चैप्टर है, मेरा बुक में तो 5 चैप्टर है। बाबू चैप्टर एग्जाम में चैप्टर से क्वेश्चन सेट नहीं होता है, बोर्ड्स आपका चैप्टर से क्वेश्चन सेट नहीं करता है बाबू, बोर्ड्स ना आपका सिलेबस से सेट करता है। और ओरिएंटल में एक बहुत अच्छा चीज़ क्या है बोलिए तो, ओरिएंटल या जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये वाला, ये बुक में अच्छा चीज़ ये है कि इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज नहीं। टोटल आप लोग के सिलेबस में 6 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 और 6 चैप्टर दिया हुआ है 6 यूनिट की तरह। अब एक और बुक है, नाम याद नहीं आ रहा हमको, ब्लू कलर का, उसमें क्या हो जा रहा है मालूम है, आपका चैप्टर वाइज नहीं देकर उन लोग दे दिया है, सॉरी यूनिट वाइज नहीं देके चैप्टर वाइज दे रही है। अब यूनिट 6 है, चैप्टर 10 है। अब स्टूडेंट लोग बहुत सारे हमको ऑनलाइन बोल रहे सर अब 6 ही चैप्टर करवाए, हम लोग के बुक में तो 10 चैप्टर है। बाबू एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस यूनिट वाइज है। देखिए ओरिएंटल के बुक में यूनिट दिया हुआ है, दूसरा वाला जो बुक है उसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। और वो वाला बुक का प्रॉब्लम, और ओरिएंटल में भी ये है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके लेकर बोर्ड में एक डिस्कशन भी हुआ है, ठीक है ना। हम लोग जब मीटिंग अटेंड करने गए थे बोर्ड का स्कूल की तरफ से, वहाँ पे डिस्कशन भी हुआ था कि बुक्स को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। आप अकाउंट्स बोल दीजिए, बीएसटीडी का ठीक है, फिर भी इकोनॉमिक्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है जो इररेलेवेंट है, जिसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो, आप लोगों को पता है सरकारी काम कितना लटका लटका के होता है। एक तो इन लोग को सिलेबस डिज़ाइन करने में ही कितना लेट कर दिया, तो जिस वजह से थोड़ा सा इस बार बुक का प्रिंटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोग भरोसा रखो मेरे ऊपर, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, सिलेबस को देख कर पढ़ो, ईयर क्वेश्चंस करो, सजेशंस हम ऑलरेडी ड्राइव में डाल दिए, पेड स्टूडेंट लोग को मिल गए हैं, सजेशंस पढ़ो, एमसीक्यूज दिया हुआ वो पढ़ो, बस बिंदास। और टेस्ट सीरीज आने वाला है अगस्त, हम लोग जो है सोचे हैं कि अगस्त का लास्ट में टेस्ट सीरीज़ लेंगे, तो उसमें आप लोग अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी भी जो ऑनलाइन बैच में नहीं इनरोल हुए, तो भाई अब टाइम है नहीं, 17-18 दिन रह गया है, आप लोग ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए। मैक्स टू मैक्स 3 हफ्ता है, कैसे है 3 हफ्ता है, तो आप लोग इनरोल करिए। इनरोल होने के बाद पूरा नोट्स MCQ सब आपको मिल जाएगा। मेरा ये नंबर है, इसमें आप लोग कॉल करिए। और मात्र 499, इतना तो एक बार में पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज KFC जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। 499 में पूरा सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक्स का वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, तो भाई एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सर एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सर एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी। हाँ सर सही। अब प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देखो लास्ट क्लास हम ऑलरेडी पढ़े भाई, एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का नेशनल इनकम में। इंडिया का नेशनल इनकम में, GDP में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आज भी है। लगभग 50% लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, वो रखा है ना भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो एकदम सच बात बोल रहे हैं। हाँ सर एकदम सच बात बोल रहे हैं आप। तो क्या प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर का रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद। और एग्रीकल्चर हम लोग का बैकबोन रहा, रीढ़ का हड्डी। अब जो बैकबोन, जिसको हम लोग रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, उसका बॉडी में क्या काम है? एक इंसान है जो हम स्ट्रेट खड़ा हो पा रहे, बैठ पा रहे, क्यों? मेरा बैकबोन की वजह से। हम लोग बोलते हैं ना कहावत, अरे यार ये इंसान के अंदर जो है ना, इसका बैकबोन नहीं है, मतलब कोई चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, हमारे अंदर गट्स नहीं है, बोलते हैं ना बैकबोन नहीं है, स्पाइन नहीं है, यू आर अ स्पाइनलेस पर्सन, मतलब आप कोई चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो बैकबोन या स्पाइन का इतना इंपॉर्टेंस है, वो आदमी को खड़ा होने में हेल्प करता है। उसी तरह इंडियन एग्रीकल्चर नेशनल इनकम या इंडियन इकोनॉमी को स्टैंड लेने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर ग्रीन एरा का रेवोल्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे।
प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देश जब आज़ाद हुआ एक प्लानिंग कमीशन बना जो हर 5 साल का प्लान को बताता था कि 5 साल में हम लोग कंट्री को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योर कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो बोला गया फर्स्ट 5 ईयर के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 1, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो था वो बहुत कम था। क्यों? हम लोग आउटडेटेड फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं, इरिगेशन का कोई सिस्टम नहीं था, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट। बारिश अगर वक्त से पहले हो गया तो भी फसल खराब, बारिश अगर लेट हो रहा है तो भी फसल खराब। मतलब एक तरह का तो जुआ हो गया ना भाई। ये बारिश तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में। तो एक तरह का वो डिपेंडेंसी हो गया, आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते हैं बारिश लाने के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम था लो प्रोडक्टिविटी पहला हो गया, ये सब रीजन की वजह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जो फार्मर्स लोग के पास लैंड था ना वो बहुत छोटा छोटा था और स्कैटर्ड था, थोड़ा सा यहाँ है थोड़ा सा वहाँ। अब आपके पास बड़ा लैंड रहेगा तभी ना आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करिएगा, मशीनरी यूज करिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा मान लो 1 BHK फ्लैट है। अब 1 BHK फ्लैट में हम सोचेंगे इटालियन मार्बल लगवाएंगे, एकदम सॉलिड टाइप का इंटीरियर करवाएंगे, बाहर से बुला के सब करेंगे। अरे एक तो छोटा सा जगह है, कितना खर्च करेंगे। हाँ अगर मेरा बड़ा जगह रहेगा तो हम सोचेंगे अच्छा खूबसूरत इंटीरियर करवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, फॉल सीलिंग लगवाएंगे। तो उसी तरह जब आपका लैंड साइज होल्डिंग्स छोटा है तो फार्मर्स उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ इरिगेशन उस वक्त अवेलेबल था ही नहीं। वाटर को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं था। मानसून में बारिश, जैसे भी देखो बारिश का सीजन है, बहुत बारिश हो रहा है, अब इसको तो स्टोर करके रखना होगा ना, क्योंकि गर्मी वाले सीजन में बारिश नहीं होता है, पानी का शॉर्टेज होगा तो यूज़ करेंगे। उस वक्त ऐसा कोई टेक्निक था ही नहीं, तो इरिगेशन का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थे। इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जैसे अभी देखो सॉइल का फर्टिलिटी खराब भी है तो भी उसमें केमिकल डाल के, एक तरह का वो हार्मफुल तो है, लेकिन भाई 140-45 करोड़ का लोगों का पेट भरना है। 140-45 करोड़ का लोग का पेट भरना आसान बात नहीं है ना। और इंडिया, ये प्राउडली हम लोग बोल सकते हैं दैट इंडिया इज अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोग अनाज का एक दाना भी बाहर से नहीं मंगवाते, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट, उल्टा बाहर इंपोर्ट होता है। तो उस वक्त फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स उतना यूज नहीं हो रहा था, सॉइल का फर्टिलिटी खराब रहने की वजह से उतना अच्छा क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी नहीं होता था। पुअर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था, रोड अच्छा से बना हुआ नहीं था, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, मतलब जमींदार लोग लैंड का ओनर रहता था, तो किसान का पूरा कंट्रोल नहीं था लैंड के ऊपर। उसको पता था भाई कभी भी हमको निकाला जा सकता है, तो पूरा तरह का कंट्रोल लैंड के ऊपर जमींदार का नहीं था, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी था। ऐसे फार्मर लोग तो कोई करोड़पति आदमी नहीं है ना भाई, फार्मर लोग कोई करोड़पति आदमी नहीं है, तो उन लोग का भी, फार्मर लोग का पैसा का कमी था, कर्ज ले लेता था तो कर्ज में डूबने लगता था, तो ये सब एक दिक्कत वाला प्रॉब्लम था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन दी अर्ली 1950s, अब देखो अर्ली 1950s में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 50.8 मिलियन टन हुआ, लेट में वो 68 मिलियन टन होने लगे, थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ा। तो ये जो अभी हम आप लोग को प्रॉब्लम बताए हैं इंडियन एग्रीकल्चर का, ये था ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर 1951 टू 1956 के दौरान। अब प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा। ग्रीन रेवोल्यूशन को लास्ट क्लास हम एक्सप्लेन किए थे आप लोगों को। 1960s और 1980s में जब इंडिया में HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किया गया, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलिंग, ठीक है। नॉर्मन बोरलिंग को वर्ल्ड में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। HYV सीड्स आया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आया, ठीक है ना।
अब देखो रीजनल डिस्पैरिटीज, ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरा कंट्री को फायदा नहीं हुआ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये सबको फायदा होगा, बिहार, बंगाल ये सबको उतना फायदा नहीं हुआ। इसलिए देखो पंजाब का जो फार्मर है उसका बच्चा पढ़ रहा है कनाडा में, है ना, और बिहार का जो फार्मर है उसको खाने का भी नहीं है। आज भी ये चीज़ देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल बहुत डिग्रेड हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो न्यू HYV सीड्स आए ना, इसमें फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ होता था, पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होता था, वाटर भी बहुत कंज्यूम करता था। तो इससे क्या हुआ ना, इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लगा, इंक्रीज इनइक्वालिटी। अब देखो कुछ फार्मर तो अमीर बन गए, उन लोग के पास सब कुछ आ गया, और कुछ फार्मर्स गरीबी रह गए। तो अमीरी और गरीबी का फासला फार्मर्स लोग में बहुत बढ़ गया। देखो एग्रीकल्चरल इनकम नॉन टैक्सेबल है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? नॉन टैक्सेबल है वो, ये बात एकदम कंफर्म है। ठीक है ना, बट जो अमीर है करोड़ों रुपए कमा रहा है उसको भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, और जो गरीब फार्मर है वो भी टैक्स नहीं दे रहा है। हम लोग बेनिफिट के लिए, बाप रे हंसी हंसी। ये वाला है, ये वाला है, यही है तो रिलैक्स, सॉरी तो बाहर नहीं जाने मांगेगा, ही वोंट गो। देखिए तो बंद करोगे यार। इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट जो पूरा टैक्स फ्री रखा है ना, हम लोग को बोलना चाहिए कि भाई पूरा टैक्स फ्री क्यों है? जो फार्मर साल का 10-10 करोड़ कमा रहा है वो लोग टैक्स दे। हाँ, जो मीडियोकर और पुअर फार्मर्स है उन लोग के लिए टैक्स बेनिफिट देना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, सबके लिए टैक्स फ्री है। तो जो अमीर फार्मर है वो और अमीर होते जा रहा है, और गरीब बेचारा ऐसे ही पिस रहा है। डिपेंडेंसी ऑन HYV, अब देखो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर डिपेंडेंसी आ गया, ठीक है ना। अब ये महंगा आता है, इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है, इसमें पानी ज़्यादा यूज़ होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है? बढ़ गया है। वाटर रिसोर्सेज डिप्लीशन होने लगा, क्यों? क्योंकि ये सबको बहुत बारिश का पानी का ज़रूरत है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है, जिससे वाटर, ग्राउंड वाटर उसको पंप आउट करके यूज करने जाने लगा इरिगेशन में, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ड्रॉप होने लगा बहुत तेज़ी से। निग्लेक्ट ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा जो है ना वो मेनली वीट एंड राइस में हुआ है। पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सबको ध्यान नहीं दिया गया। सोशियो इकोनॉमिक टेंशन आ गया है। मैकेनाइजेशन रिड्यूस द डिमांड फॉर, अब देखो क्योंकि मैकेनाइजेशन आ गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, तो पहले जो खेती गृहस्थी में किसान लोग काम करता था, मजदूर लोग को मजदूरी मिलता था, वो खत्म हो गया, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल लेबर फोर्सफुली अपना गांव से उठ के वो लोग शहर के तरफ जाने लगा, ठीक है ना। लो ठीक है, अब देखो फूड क्रॉप 12.3 वीट का देखो इतना था, वीट तो ट्रिपल हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद वीट का प्रोडक्शन 3 टाइम्स, राइस भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, मतलब 50% राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग इसको लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तो बनता ही है बाबू, ऑपरेशन बर्गा, ऑपरेशन बर्गा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में, जैसे कि लैंड ओनरशिप से रिलेटेड लॉ, टेनेंसी राइट्स, एक्सेस टू क्रेडिट। ये लोग एम किया है कि फ्यूडलिज्म, जमींदारी सिस्टम को खत्म करो, इक्वालिटी प्रमोट करो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, ठीक है। इसी से रिलेटेड ऑपरेशन बर्गा है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला था एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। देखो ब्रिटिश के टाइम में क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को पकड़ता था,
जमींदार फार्मर्स लोग को लूटता, अपना भी पैसा कमाता और ब्रिटिशर्स को भी देता। फार्मर बेचारा डिप्रेशन में चला जाता, सुसाइड करना पड़ता। इंडियन गवर्नमेंट जब आया, बोला जिम्मेदारी को हटाओ, हम लोग ब्रिटिशर्स थोड़ी, हम लोग को लूटना थोड़ी है भाई, अपना देश का जनता है, ये फार्मर पेट भर रहे हैं, हम लोग अन्नदाता है, इन लोगों को लूटना थोड़ी है, जमींदार लोगों को हटाओ। तो जमींदारी सिस्टम को रिमूव करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिमूव जमींदार एंड अदर मिडिल मैन, देयर बाय डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा। अब इंडियन गवर्नमेंट बोला है हम लोग डायरेक्ट डील करेंगे फार्मर्स से, कल्टीवेटर्स से, ताकि उन लोगों को कोई लूट ना सके, उन लोगों को कोई तरह का परेशानी ना हो। टेनेंसी रिफॉर्म्स लाया गया, बोला गया कि भाई जमींदार कभी भी फार्मर को हटा नहीं सकता है, रेंट फिक्स रहेगा, टेन्योर फिक्स रहेगा, अगर 10 साल के लिए दिया हुआ तो 10 साल से पहले आप नहीं हटा सकते, ठीक है। और जो कल्टीवेटर्स बहुत सालों से है तो उसको तो आप हटा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। गोल ये था कि टेनेंट को लैंड का एक स्टेक होल्डर बनाना, एक तरह का उन लोग को ओनरशिप देना, ताकि वो लोग लैंड को और बेटर वे में मैनेज करो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब हमको पता है भाई ये घर, ये ज़मीन मेरा है, इसमें अगर खर्च करेंगे 20 साल तक हमको कोई हटा नहीं सकता है, 20 साल तक बिंदास हम इसमें कमाएंगे। और अगर ये टेनेंसी रिफॉर्म्स नहीं लाया जाता, बोलता नहीं भाई अभी हम खर्च कर दिया, मान लो हम पैसा लगा दिए, अब 20 साल का बोला तो है लेकिन दूसरा साल में ही हटा देगा, तो हम जो पैसा लगाया वो तो गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स था लैंड रिफॉर्म्स का, समझ रहे हो ना, एकदम डिटेल में समझा रहे हैं। अच्छा, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स लाया गया, जिसके पास ज्यादा जमीन था एक कैप लगा दिया गया कि आप इससे ज्यादा जमीन अपने पास रख नहीं सकते, यू कैन नॉट कीप मोर देन दिस, आप इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकते। और जिसके पास एक्स्ट्रा लैंड था उसको लेकर जो लैंडलेस फार्मर है, गरीब फार्मर है, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। समझ में आ रहा? अब देखो, पहले तो था नवाबी, नवाब, राजा, महाराजा, ये लोग था, इन लोग के पास अपना पूरा का पूरा गांव यही लोग का। अब वो मर गया तो उसका बेटा वही लोग के चल रहा है। अब ज़मीन ऐसा चीज़ है जिसको प्रोड्यूस तो किया नहीं जा सकता, ये लोग बेचने के लिए रेडी ने, अपने ही कंट्रोल किए। गवर्नमेंट लॉ लाता है और जिसके एक लैंड सीलिंग में कैप लगा दिया कि भाई एक आदमी के पास इतना ही ज़मीन रह सकता है, उससे ज़्यादा जिसका भी था उससे ले लिया गया और लेने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लैंडलेस फार्मर्स में, ठीक है ना। एक आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे कि फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। इसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई आपसे ले नहीं सकता है। इंदिरा गांधी देखी कि यार, इंदिरा गांधी को उस वक्त गवर्नमेंट था कि यार ये इसके वजह से तो डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, क्योंकि देखो जो जमींदार लोग हैं पूरा ज़मीन उन्हीं लोगों के पास है, उन लोग बोलेगा हम लोग नहीं देंगे ज़मीन। अब वो लोग ज़मीन नहीं देगा तो अब सरकार को फॉर एग्जांपल मान लो एक गांव है, वो गांव में स्कूल बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, रोड्स बनाना है, लेकिन ज़मीन किसके, पूरा ज़मींदार के। ज़मींदार बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, जाओ मेरा ज़मीन हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता था। अब वो गांव तो सालों साल तक पिछड़ा ही रह जाएगा, डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे, वहाँ का बच्चा तो अनपढ़ रह जाएगा, वहाँ स्कूल बन ही नहीं पाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, बोला अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट है। और लैंड रिफॉर्म्स में सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी ला दिया गया, बोला गया अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगा आपका ज़रूरत को आपका लैंड का, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा आपका लैंड का डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए तो आपको आपका लैंड वापस कर, आपका अपना लैंड को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका गांव में ज़मीन है, रूरल एरिया में है, तो आपका जितना ज़मीन है उसका 5 गुना ज़्यादा टैक्स फ्री पैसा देगा गवर्नमेंट आपको। 1 लाख का ज़मीन है, गवर्नमेंट आपको 5 लाख देगा। और अगर आपका शहर में है तो आपको डबल पैसा देगा, 2 गुना। जैसे कि मेरा 1 करोड़ का ज़मीन है शहर में, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर रहा है तो हमको गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपया देगा, वो भी टैक्स फ्री, उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना नहीं है। लेकिन आप ज़मीन देने के लिए मना नहीं कर सकते, नहीं मेरा दादा का परदादा का निशानी है, पूर्वज का निशानी है। भाई पूर्वज चले गया, अब निशानी भी गया है, डेवलपमेंट देश का डेवलपमेंट के लिए उसका ज़रूरत है, आपको देना पड़ेगा वो। समझ में आ रही? इसीलिए सुनते ना जिसका ज़मीन से हाईवे निकला बस वो करोड़पति हो गया। क्यों? 10 लाख का ज़मीन था 50 लाख दे दिया गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? जब थोड़ा हिस्ट्री का है, हिस्ट्री से रिलेटेड है तो देखो, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स,
जो फ्रैगमेंटेड पीसेस में टुकड़ा टुकड़ा जो लैंड था उसको समेटा गया, ठीक है, हेल्प किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में। कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब भाई छोटा छोटा सबका ज़मीन है, मान लो एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये है 8 आदमी का। गवर्नमेंट बोला भाई देखो तुम लोग सबका छोटा छोटा ज़मीन है, आठों एक काम करो, अपना बाउंड्री को हटा दो, अपना बाउंड्री को हटा दो। अब बड़ा पीस बन गया है लैंड का, आठों मिलके इसमें काम करो, जगह बड़ा हो गया, काम अच्छा से होगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेना। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है ना। तो इसको प्रमोट किया गया। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म देखो अलग अलग फेजेस में हुआ। एक हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में जो 1947 1960s के दौरान हुआ। इसमें फोकस किया गया इंटरमीडिएरीज लोग को हटाने का, इंटरमीडिएरीज लोग हटे, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाया जाए, ठीक है। दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 1980s 1960s 1980s में लाया गया। इसमें फोकस था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में आए और लैंड रिफॉर्म्स जो है वो चलते रहे, ठीक है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट 1980s में लाया गया, रिन्यू करना इंटरेस्ट इन लैंड रिफॉर्म, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ऑपरेशन बरगा, वेस्ट बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया ताकि राइट सिक्योर किया जा सके शेयर क्रॉपर्स लोग का। अब देखो इंप्लीमेंट करना इतना, भाई तुम किसी से 10 रुपया मांग के दिखाओ ना, सोचो अगर कोई हमसे 10 रुपये छीनने का कोशिश करेगा तो हम मारा पीटी लगवा देंगे, भले एकदम झेल झमेला। 10 रुपये का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो यार, थोड़ा अच्छा 10 रुपये छोड़ो, तुम्हारे एक छोटा सा दुकान है, वो दुकान तुमसे कोई हड़पने मांगेगा, वो दुकान तुमसे कोई हड़पने मांगेगा तो तुम लड़ाई झगड़ा लगा दोगे, ठीक है ना। वो देखिएगा तो उठ के बैठ ही जाएगी। ठीक है, अब क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आया। पहला है लैंड ओनर लोग बहुत पावरफुल था, वो लोग जमींदार लोग तो पैसा खानदानी रुपया सोर्स, प्लस जो लूप होल्स था, लैंड सीलिंग लॉज आया उसमें बहुत सारा लूप होल्स था, प्लस पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। अब देखो जमींदार लोग ज़्यादातर तो सब पॉलिटिशियंस ही, तो वही लोग तो था, राजा महाराजा लोग ही तो बाद में बना है पॉलिटिशियंस लोग, तो उन लोग का पॉलिटिकल विल ही नहीं था कुछ करने का, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है, लैंडलॉर्डिज्म ख़त्म हुआ, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ, लैंड ओनरशिप बढ़ा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास लैंड आया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुआ, ठीक है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा स्टेट में, देश का हर स्टेट में कंसिस्टेंटली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसी जगह उसको अच्छा इम्पैक्ट, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का हरियाणा पंजाब में अच्छा देखने को मिला, बिहार बंगाल में नहीं देखने को मिला। उसी तरह ये वाला जो रिफॉर्म्स था कुछ स्टेट में अच्छा देखने को मिला, कुछ स्टेट में देखने को नहीं मिला। लिमिटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, सरप्लस लैंड कुछ ही एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है ना। और इनफॉर्मल टेनेंसी सिस्टम चलते ही रहा, देखो ना, लॉ आने के बाद भी वो चीज़ चलता ही रहा। तो देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट लैंड रिफॉर्म्स, लैंडलेस फार्मर 15%, स्मॉल फार्मर्स 45% हो गया, लार्ज फार्मर 10%, मीडियम फार्मर्स 30%। ये एग्रीकल्चरल सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ था उसमें दिखाया गया कि लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद देखो कितना इवनली छोटा और मीडियम फार्मर्स के पास भी लैंड आ गया और लार्ज फार्मर्स के पास लैंड कम हुआ है, ठीक है ना, बंगाल, पंजाब और बिहार में। अब आते हैं ऑपरेशन बरगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन बरगा एक बहुत ही लैंडमार्क लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया गया वेस्ट बंगाल में इन 1978 अंडर द लीडरशिप ऑफ द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है, क्योंकि CPIM गवर्नमेंट है उसके अंडर में किया गया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रजिस्टर करना
शेयर क्रॉपर्स को, बर्गादार्स को, एंड सिक्योर देयर टेनेंसी राइट देयर बाय इंप्रूविंग देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। शेयर क्रॉपर्स मतलब जो तुम्हारा जमीन में काम कर रहा है उसको भी रजिस्टर करना कि भाई अभी जैसे हम लोग अब कोलकाता में चलता है बहुत सारा पार्क सर्कस तोपसे एरिया में बाड़ी वाला का बिल्डिंग है लेकिन हम वहाँ पे टेनेंट है। अब हम टेनेंट है घर खरीद के लिए, हमको बाड़ी वाला निकाल नहीं सकते, घर का मालिक हम है, बिल्डिंग का मालिक वो है। उसी तरह से ज़मीन का भी सिस्टम सेम था, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टर्म में यहाँ पे कोलकाता में भाड़ा सलामी वाला सिस्टम है ना। ओनरशिप तो हो गया, तुम अपना ज़मीन का मालिक बन गए, और भाड़ा सलामी में मालिक बिल्डिंग का बाड़ी वाला ही है, लैंडलॉर्ड ही है, हम यहाँ पे टेनेंट है, लेकिन हमको हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि हम भी फ्लैट खरीदे हैं पैसा देकर। हाँ, बिल्डिंग बाड़ी वाला का कंट्रोल उसका रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह जो शेयर क्रॉपर्स था, बर्गादार्स जो था, उन लोगों को रजिस्टर कर लिया गया ताकि उन लोगों को ज़मीन से निकाला नहीं जा सके, ज़मींदार उन लोग को हटाए नहीं, ठीक है ना, ताकि उन लोग का भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? लीगल रिकग्निशन कि भाई जो मेरा वर्कर या जो मेरा भाड़ा जो लेकर है लैंड, उसको एक लीगली रिकग्नाइज्ड मिले, स्टेटस मिले, प्रोटेक्शन हो उसका अगेंस्ट लैंड ओनर्स, उसको लैंड ओनर्स कभी भी हटा नहीं दे। इंश्योरिंग अ फेयर प्रोड्यूस टिपिकली 75% फॉर कल्टीवेटर, बोला है जो उगेगा, शेयर क्रॉपर मतलब जो है ना भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार में जो टर्म यूज होता है बटैया में, भाई खेत को बटैया में दे रही है, मतलब भाई मान लो इतना बड़ा खेत है, खेत का हम मालिक है, किसान इसमें काम कर रहा है, जो भी उगेगा एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड होता है, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट मेरा, उसको फिक्स किया गया। 75% फार्मर का और 25% लैंड ओनर का। तुम तो कुछ कर रहे नहीं, मेहनत तो पूरा फार्मर कर रहा है ना। तो रूरल पुअर को एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल गया कि भाई मेरा भी नाम रजिस्टर है, हम यहाँ काम करते हैं, हमको हटाया नहीं जा सकता है। तो अच्छा है, इसका सबसे ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बंगाल में ही देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में। अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, मास मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट एक अवेयरनेस कैंपेन किया ताकि शेयर क्रॉपर्स फार्मर्स लोग को उन लोग का राइट के बारे में बताया जा सके। सिंप्लीफाई किया लीगल प्रोसेस को ताकि ईजिली वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सके। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी दिया गया पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ। देखो लेफ्ट का गवर्नमेंट जो था CPIM, वो जो था वो मजदूर लोग का फेवर में ज़्यादा रहता है। जो लेफ्टिस्ट लोग जो रहते हैं ना, वो लोग थोड़ा मजदूर के फेवर में ज़्यादा रहता है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि देखो गरीब लोगों का थोड़ा भला हो जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है क्योंकि बिजनेसमैन लोग आने में डरता है, जिससे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट, ओवर 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख शेयर क्रॉपर्स लोग रजिस्टर हुआ। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया क्योंकि टेनेंसी राइट सिक्योर हो गया ना, मेरा नाम रजिस्टर्ड हो गया, हमको घर से निकाल नहीं सकते, हमको ज़मीन से निकाला नहीं जा सकते। सिक्योरिटी और बार्गेनिंग पावर टेनेंट्स लोग का भी बढ़ गया, फार्मर्स लोग का बढ़ गया। चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ा? लैंड ओनर्स लोग भाई इतना आसानी से थोड़ी ना, लैंड ओनर्स लोग इतना आसानी से थोड़ी मान जाएगा भाई। तुम किसी से उसका 1 स्क्वायर फीट ज़मीन मांग लो, जगह मांग लो तो नहीं देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लैंड ओनर्स लोग इतना आसानी से ये होगा। दूसरा, उसको नीचे सुलाओ तो मे भी सो जाए बिस्तर लगा कर। इम्प्लीमेंटेशन वेरिड अक्रॉस रीजन, जैसे कि हम बोले हर स्टेट में सेम तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई जगह में अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ, कोई जगह में इसका रिजल्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इश्यूज ऑफ एज इकोनॉमिक कंडीशंस इवॉल्व, अब लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसका थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलने लगा। तो देखो बाई 1990s 1.5 मिलियन 15 लाख फार्मर्स जो है वो रजिस्टर्ड हो गया था। क्लियर हुआ पॉइंट? होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। उसी तरह रिफॉर्म्स आया है रूरल क्रेडिट में। रूरल क्रेडिट मतलब गाँव में, देखो गाँव में पहले अगर आपको उधारी चाहिए, देखते हो ना पुराना मूवी में, लाला ये लो मेरे माँ के कंगन, इसको गिरवी रख के हमको पैसा दे दो, बहन का शादी है ये। तो ये रूरल क्रेडिट, अब वो जो फार्म आप ये लो मेरे ज़मीन के कागजात, तो उस तरह का चलता था पहले। तुम जाके किसान जाता था भाई ज़मींदार के पास या फिर जो लाला है उसके पास पैसा लेने के लिए, और लाला एक्सप्लॉइट कर देता था, बोलता था हम इतना लेंगे, ज़मीन हड़प लेता था।
तो ये प्रॉब्लम तो था। तो प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो क्या था, मनी लेंडर जो था वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस था। फॉर्मल बैंक से आपको लोन मिलने का कोई सुविधा था नहीं, और ज़्यादातर फार्मर जो था या जो गरीब लोग थे वो हमेशा कर्जा ही में रहता था। भाई वो कर्जा देते देते मर गया, उसका बेटा अब कर्जा चुका रहा है, ऐसा देखते हो ना पुराना मूवी में। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम था प्री इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ रिफॉर्म्स आया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। इंदिरा गांधी 1969 में बैंक्स को, बहुत सारा बैंक्स को नेशनलाइज की। नेशनलाइज करने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, बैंकिंग नेटवर्क गांव तक पहुंचने लगा, ताकि ईजिली लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके फार्मर्स को। रीजनल रूरल बैंक्स बनाया गया ताकि वो रूरल एरियाज़ का ही नीड्स को फुलफिल करे। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको क्रिएट किया गया। इसका काम ही है कि वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, एग्रीकल्चर में हेल्प करे, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करे चीपर रेट्स में। हम सेंट मेरीज स्कूल से पढ़ गए जो कि रिपन स्ट्रीट में, तो सेंट मेरीज से थोड़ा आगे नाबार्ड बैंक का एक ब्रांच है। जूविश गर्ल स्कूल है ना, जूविश गर्ल, तो जूविश गर्ल के पास ही एक नाबार्ड बैंक का ब्रांच है। हम लोग बच्चा में वहाँ पे घूमते फिरते थे तो देखते थे नाबार्ड बैंक का ब्रांच था। तो उस वक्त पता नहीं था ये बैंक, तो ना बहुत सारे बैंक जैसे सब बैंक है वैसे, बट इसका ये काम है, ठीक है। पता नहीं अभी है नहीं भाई, हम तो पास आउट हुए 2014 में, क्लास 10 पास किए थे वहाँ से, अभी 11 साल 12 साल हो रहे, ठीक है। अब देखो माइक्रो फाइनेंस एंड SHG मूवमेंट, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक कर दिया गया ताकि ग्रुप बेस्ड क्रेडिट मॉडल्स है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल अगर देखें तो BC, देखते हो ना, मतलब BC सिस्टम जो कोलकाता से, उसको पता होगा, बाहर वाले का आई डोंट नो, कि मान लो 20 आदमी हैं या 10 आदमी हैं, सब मिलकर महीना का 10-10 हज़ार करके दे रहे हैं, टोटल पॉट में जमा हुआ 1 लाख, कोई भी एक आदमी जिसका ज़रूरत है वो ले लिया। ऐसे कर करके 10 महीने तक 10-10 हज़ार सब देगा, एक बार में 1 लाख इकट्ठा हो जाता है, जिसको चाहिए वो ले लेता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन स्मॉल लोन्स देता था रूरल वुमेन्स को, गरीब वुमेन्स को, ताकि वो लोग छोटा मोटा कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकें। आज भी WBMDFC, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस, WBMD कॉरपोरेशन, ये लोन्स प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स लोन, बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करता है। इम्पैक्ट ऑफ रूरल क्रेडिट रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ रूरल क्रेडिट रिफॉर्म्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था इसका भाई, रूरल क्रेडिट बढ़ गया, लोगों को ईजिली लोन अवेलेबल होने लगा। इनफॉर्मल सेक्टर्स में लाला लोग से लोन लेने का ज़रूरत अब नहीं पड़ने लगा, इंटरेस्ट रेट्स भी कम देने पड़ा, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट भी इंक्रीज देखने को मिला, और एंटरप्रेन्योरशिप भी ज़्यादा बेटर देखने को नज़र आने लगा। चैलेंजेस, हर जगह ये इजीली अवेलेबल नहीं था। अभी भी तुम बैंक जाओ ना, तुमको इतना इजीली लोन दे देगा, तो उस वक्त सोचो क्या होगा। दूसरा, कुछ केसेस में लोग ज़्यादा उधारी ले रहा था क्योंकि इजीली अवेलेबल था। आज ही देखो ना भाई, तो क्रेडिट कार्ड इजीली, हमेशा इंडिया में कितना बिलियंस का क्रेडिट मार्केट हो गया भाई, इजीली अवेलेबल है। फ़ोन चाहिए 1 लाख का आईफोन, अरे EMI करवा लो ना, 3 साल तक दोगे, 5,000 रुपये महीना भर दोगे। बाइक चाहिए 1 लाख रुपये, मेरे पास तो है, EMI करवा लो, महीना का 2,000 रुपये का दे दोगे, महीना का 5,000 रुपये दे दोगे। घर चाहिए, होम लोन ले लो, 20 साल तक भरते रहोगे। तो इससे लोग कर्जा में जाने लगा, ठीक है ना, और लोन रिकवरी में इशू आने लगा, NPS बढ़ने लगा, पैसा नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को, ठीक है। तो देखो रूरल क्रेडिट कैसे ग्रो हुआ। 1970s में ये 1200 करोड़ का इंडस्ट्री था, 2020 में ये 12 लाख करोड़ इंडस्ट्री, 12 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, मतलब 1000 गुना बढ़ गया है 50 साल में। तो सोचो लोग कितना सादा कर्ज ले रहे हैं। चलिए, कंपैरेटिव एनालिसिस, लैंड रिफॉर्म्स वर्सेस रूरल क्रेडिट रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा था, रूरल क्रेडिट फाइनेंशियल हेल्प के ऊपर फोकस कर रहा था। ऑपरेशन वर्ग का एक बहुत यूनिक रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में लैंड रिफॉर्म्स को, ठीक है।
अब देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, ऑपरेशन बर्गर लाया गया, रूरल क्रेडिट लाया गया, इससे सिग्निफिकेंटली इंडिया का रूरल लैंडस्केप जो है वो बदला है, ठीक है ना। चैलेंजेस जो है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में, लोन्स अवेलेबल करवाने में, ये सब में बहुत हेल्प किया गया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा।